सो वेलकम बैक गाइस। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था ई बैंकिंग के इंट्रोडक्शन को एंड छोटी मोटी सर्विसेज एंड उसके बेसिक्स को कि ई बैंकिंग में क्या होता है। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय ई बैंकिंग। मैंने इसमें आपको बोला था कि जो ये अपनी एटीएम की सर्विसेज है, पॉइंट ऑफ सेल्स है, ईडीआई है, क्रेडिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश है, और ईएफटी है जिसमें कि एनईएफटी और आरटीजीएस आता है। इसे हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अब देखो, मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें पहले से ही पता है। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्या क्या कवर करवाने वाली हूँ। मैं कवर कराने वाली हूँ, एक तो पॉइंट ऑफ सेल, ये क्या होता है, प्लस एक ईडीआई क्या होता है। रेस्ट जितने भी थिंग्स हैं, जैसे अपना एटीएम हो गया, ये सबको पता है। और उसके बाद क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये पता है। और डिजिटल कैश क्या है, ये पता है। डिजिटल कैश क्या, मेरे पास जो कैश है वो पेपर फॉर्म में ना होके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में पेटीएम है। पेटीएम के ऐप का मतलब है मेरे पास क्या है, डिजिटल कैश है। ठीक है, इतना समझ लो, बहुत है। बाकी मैंने तुम्हें जो मेरी रिटर्न एक्सप्लेनेशन है ना, उसमें क्रेडिट कार्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कैश के बारे में बहुत डिटेल में लिखवाया है। अभी मैं उस पीडीएफ पे तुम्हें लेके चलूंगी जब मैं पॉइंट ऑफ सेल एंड ईडीआई के बारे में समझाने वाली हूँ। प्लस एनईएफटी और आरटीजीएस, ये मे भी हो सकता है किसी स्टूडेंट ने सुना हो, किसी ने ना सुना हो, बट स्टिल मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखी है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। आपको उसे अपने एंड पे एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो आपका इस वीडियो में आते के साथ सबसे पहले होमवर्क क्या है, यू हैव टू रीड बाय योर ओन। क्या क्या टॉपिक, एक तो एटीएम पढ़ना है खुद से, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कैश ये आपको खुद से पढ़ना है, एनईएफटी एंड आरटीजीएस आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, एंड आई विल बी स्टार्टिंग विद पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल के लिए मैं अपने हैंड रिटन नोट्स पे आ जाती हूँ। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं इसको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, पीडीएफ का आपको क्या नाम मिलेगा, बैंकिंग सर्विसेज डिटेल नोट्स, जो कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, नॉट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। एग्जाम में आपको कभी भी इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं आएगा कि एटीएम पे मुझे पॉइंट्स बताओ, पॉइंट ऑफ सेल पे पॉइंट्स बताओ, मुझे क्रेडिट कार्ड पे बताओ, इतना लंबा चौड़ा नहीं आएगा। दीज आर ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। चाहे तो मैं इसको छोड़ भी सकती थी ये बोल के कि ये इजी टॉपिक है, बट मैंने फिर भी इसको रखा है क्योंकि बाद में हो सकता है कुछ स्टूडेंट बोले कि मैम ने ये तो एक्सप्लेन किया ही नहीं है, ये तो हमें रटना ही पड़ जाएगा, फिर तो पर्पस ही डिफीट हो गया बिजनेस स्टडीज वीडियो का। तो इस वजह से मैंने बस सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाने के लिए अपने हैंड रिटन नोट्स दे दिया है। एंड होप की राइटिंग इतनी ज़्यादा बेकार नहीं है, समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा प्रवचन ना देते हुए। तो पॉइंट ऑफ सेल में क्या आएगा मेरे पास, हम पॉइंट ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, एटीएम आपको खुद पढ़ना है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हम सब कभी ना कभी मॉल में गए होंगे। अब मॉल में आपको पता ही है कि एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती है, एक्सपेंसिव सामान, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिलने वाली है। तो इतना ज़्यादा कैश हम पॉकेट में भर के तो नहीं लेके जा सकते ना। हम क्या यूज़ करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं। अगर आप गए हो, आपने शॉपिंग की है, आप कैश काउंटर पे जाते हो तो वहाँ पे बिलिंग सिस्टम होता है। वहाँ पे आपने मान लो बहुत ही ज़्यादा बल्क परचेज कर ली, बल्क अमाउंट में परचेज कर ली। ठीक है, तो आपका जो पेमेंट है वो लैक्स में जा रहा है। अब लैक्स रुपीज़ जो है वो आप अपनी पॉकेट में लेके तो घूम नहीं रहे होगे। आपकी पॉकेट में क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वहाँ पे एक मशीन रखी होती है, ब्लैक कलर की हो सकती है, व्हाइट कलर की हो सकती है। उसमें आप कार्ड को क्या करते हो, स्वाइप करते हो। उस मशीन को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। जैसे ही आप कार्ड स्वाइप कर देते हो, आपकी जो पेमेंट है वो डिडक्ट हो जाती है आपके अकाउंट से, एंड सब्सिक्वेंटली आपको ई स्टेटमेंट मिल जाती है कि फ्रॉम द बैंक दैट सो एंड सो अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, है ना, ऐसा मिलता है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ सेल, यानी आपने जो कार्ड स्वाइप किया था एक मशीन में, यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन में जो कार्ड स्वाइप किया था, ये वो वाला सिस्टम है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा और आप इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज़ को, क्योंकि हो सकता है आपने अपने फादर एंड मदर को कार्ड स्वाइप करते हुए देखा हो जब मॉल जाते हैं सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो ये वही वाला
केस है। अब हम थोड़ा इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेते हैं। ये नई चीज़ है इसलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ, एटीएम पुरानी है, ये तुम खुद पढ़ लेना। पॉइंट ऑफ सेल का क्या मतलब होगा? अ टर्मिनल, टर्मिनल यानी एक काउंटर पे जाके कर रहे हो आप, टू मेक अ पेमेंट, पेमेंट करनी है आपको यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स एट द शॉप। शॉप भी हो सकती है, मॉल भी हो सकता है, रेस्टोरेंट भी हो सकता है, ठीक है। पर्पस क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को फैसिलिटेट करना। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट वही कि आप अपनी पॉकेट में ज़्यादा पैसे नहीं रखोगे, आप इलेक्ट्रॉनिकली पे कर दोगे, ठीक है, कार्ड स्वाइप करके। यूज्ड बाय, कौन यूज़ करता है? कस्टमर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब मॉल के लिए तो मैं कस्टमर हूँ ना, रेस्टोरेंट के लिए मैं उसकी कस्टमर हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? पे कर सकती हूँ। मैं कौन हूँ? यूज़र ऑफ पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज हूँ बाय द बैंक। फिर उसके बाद लोकेशन, फाउंड एट रिटेल शॉप, रिटेल शॉप पे मिल सकता है, जैसे परचून किराने की दुकान हो गई, होल सेल की दुकान हो गई, सुपरमार्केट्स और रेस्टोरेंट में मिल सकता है। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप क्या रहेगा? एटीएम में तो हम कैश विड्रॉवल के लिए जाते हैं, डिपॉजिट्स के लिए भी जाते हैं, कुछ एटीएम ऐसे आ चुके हैं अब जिसमें हम कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं थ्रू एटीएम मशीन, और मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। बट पॉइंट ऑफ सेल में क्या होता है? कार्ड बेस्ड पेमेंट होती है, यानी हम डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, राइट। तो पॉइंट ऑफ सेल जो है वो बस अपना इतना ही कंटेंट था, ये सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, इसको रट्टा लगाने मत बैठना, ठीक है। इसी वजह से ये मैंने ऊपर पीडीएफ पे भी स्पेसिफिकली लिखा है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और पीडीएफ के नेम में भी लिखा है दिस इज नॉट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ध्यान रखना, रट्टा नहीं लगाना इस चीज का, सिर्फ समझ के चलना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। सबसे पहले मैं आपको इसका जर्नल मीनिंग मीनिंग समझाऊंगी, जनरल मीनिंग समझाने वाली हूँ मैं इसका, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का। सबसे पहले देखो, आप एक मॉल में गए, मॉल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की सेल हो रही होती है, हो सकता है आपको वहां पे शैम्पू मिले, एयर कंडीशनर्स मिले। अब क्या हुआ, आप शैम्पू के सेगमेंट में गए, वहां पे आपको डव शैम्पू चाहिए था, बट डव शैम्पू जो था वो आउट ऑफ स्टॉक था, शेल्फ में डव शैम्पू का जो कॉर्नर था वो खाली पड़ा था, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो अपने बड़े बड़े मॉल्स होते हैं ना, उसमें ऑटोमेशन सिस्टम होता है। ऑटोमेशन सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसमें अगर आपको ये दिख रहा है कि योर स्टॉक हैज बीन वैनिश्ड, आपका जो माल है, जो डव के शैम्पू है वो खत्म हो चुके हैं। अब जो सिस्टम है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू क्या करेगा, एक ईमेल जनरेट कर देगा अपने परचेज डिपार्टमेंट को। क्या करेगा? ईमेल जनरेट कर देगा परचेज डिपार्टमेंट को, यानी उसने क्या डेटा इंटरचेंज किया अपने दूसरे डिपार्टमेंट को, यानी परचेज डिपार्टमेंट को, जो कि डव शैम्पू सप्लायर से खरीदेगा। वी हैव शॉर्टेज ऑफ डव शैम्पू, वी हैव टू परचेज 1000 कंटेनर ऑफ डव शैम्पू। उसने लिखा ईमेल में कि हमारे पास डव शैम्पू की कमी हो गई है, हमें 1000 क्वांटिटी में डव शैम्पू की बोतल जो है वो खरीदनी है। ये उसने परचेज डिपार्टमेंट को क्या दे दिया, इंटीमेशन दे दी। अब जो परचेज डिपार्टमेंट है वो भी हाथ से मैनुअली नहीं करता, उसके पास भी ऑटोमेशन है। जैसे ही परचेज डिपार्टमेंट के सिस्टम को ये इंफॉर्मेशन मिली, अब उसने भी ऑटोमेटिकली सप्लायर के पास ईमेल डालना शुरू कर दिया। सप्लायर के पास उसने क्या ईमेल डाला, वी हैव टू परचेज 1000 बॉटल ऑफ डव शैम्पू, वी नीड ऑन द अर्जेंट बेसिस रिक्वायरमेंट, यू हैव टू अवेल देम फॉर अस, ठीक है। तो सप्लायर के पास ईमेल चला गया इमीडिएटली। अब सप्लायर की तरफ से प्राइस की डिटेल्स आ जाती है, और वो प्राइस की डिटेल जैसी आती है हमारे पेमेंट गेटवे से ऑटोमेटिकली कट जाती है, ठीक है। हो सकता है वहां पे ओटीपी लगे, या फिर एक सीनियर मैनेजर की अप्रूवल लगे कि ठीक है आप इस पेमेंट को कर दो। वो क्वांटिटी चेक करेगा, प्राइसेस चेक करेगा रीजनेबल है या नहीं, ज़्यादा तो प्राइस नहीं चार्ज कर रहा है, वो सब चेक करके वो अप्रूव कर देगा पेमेंट को, एंड पेमेंट गेटवे से ऑटोमेटिकली सप्लायर के पास चली जाएगी। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मैंने क्या बोला, मैंने तुमको सिंपल वे में बस ये बोला सारा जो काम है ऑटोमेशन के बेसिस पे होने वाला है, और आपका जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रॉनिकली। आपने पेपर का यूज किया ही नहीं, आपने ह्यूमन का यूज किया ही नहीं, यहाँ पे ह्यूमन का यूज नहीं होगा,
ना ही पेपर का यूज होगा। आपके जो ऑटोमेटिक बोट्स है वो आपके लिए काम करने वाले हैं, वो आपको शैम्पू खरीद के अपने आप दे देंगे। बट बस सिर्फ क्या होगा, जहाँ पे अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, बहुत लार्ज प्राइस पे करना है, तो वहाँ पे सीनियर मैनेजर क्या कर देगा, आपका एक्सेप्ट कर लेगा, उस चीज को अप्रूव कर देगा, एंड देन जो पेमेंट है वो प्रोसीड हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगी। ठीक है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उसको बैंक के केस में समझेंगे कैसे होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे परचेज रिक्विजिशन हो गया। परचेज रिक्विजिशन का मतलब हमने उसको ये बताया कि कितनी क्वांटिटी लेनी है हमको, और इसी को क्या बोलते हैं, परचेज ऑर्डर। तो जैसे कि इनवॉइसेस, जैसे बिल्स, जैसे हम सामान खरीदते हैं तो हमको बिल मिलता है पेपर की फॉर्म में, बट बिजनेस में क्योंकि ऑटोमेटिक है तो वो मुझे पीडीएफ फॉर्म में क्या दे देंगे, ई स्टेटमेंट दे देंगे इनवॉइस की, कि आपने इतनी क्वांटिटी खरीदी थी, इसमें ये परचेज प्राइस है, हमने जीएसटी इतना लगाया और हमारे सर्विस चार्जेस ये है। ठीक है। फिर परचेज ऑर्डर और शिपिंग डिटेल्स। शिपिंग डिटेल्स तो हमको पता ही है कि एड्रेस वगैरह लिखा रहेगा। बिटवीन कंपनी यूजिंग स्टैंडर्डाइज कंप्यूटर फॉर्मेट। स्टैंडर्डाइज कंप्यूटर फॉर्मेट रहेगा विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, बिना ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के। और बिग बाजार का, जैसे मैंने तुम्हें मॉल का दिया था, सुपरमार्केट का एग्जांपल दे रखा है, वही शैम्पू शॉर्टेज वाला, ये तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है। अब इसी चीज को हम बैंक की वे में समझते हैं। ये तो हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, मॉल का एग्जाम्पल लिया था। अब बैंक के केस में क्या होगा, बैंक के केस में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या करने पड़ते हैं, डिलीवर करने पड़ते हैं, इंटीमेट करने पड़ते हैं अपने बिजनेसमैन को या फिर अदर बैंक ब्रांचेस को। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो बैंक है वो अपने किसी स्टाफ को भेजेगा दूसरी ब्रांच में कि ले भाई ये एनवलप ले और यहाँ पे पटक के आ जाइयो। ठीक है। या फिर ले भाई ये बिजनेसमैन को दे के आ जाइए लेटर की उसके अकाउंट में शॉर्टेज हो चुकी है, उसको पैसा डालना पड़ेगा, नहीं तो उसका अकाउंट डोरमेंट हो सकता है, उसने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं की इतने महीनों से। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, कोई इंटीमेशन है, कोई लेटर है, इंफॉर्मेशन है, या फिर कोई ड्राफ्ट है या ई स्टेटमेंट है, वो सब क्या है, बैंक की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो कि वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करने वाली है, किसको, बिजनेस को और अदर बैंक ब्रांचेस को। अब मैं इसका एक क्लासिक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे हमारे जो बैंक सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है क्लोजिंग बैलेंस पे, जितना भी अपना क्लोजिंग बैलेंस रहता है क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली, जैसी भी पॉलिसी बैंक की होगी। तो वहां पे क्या होता है, एक सिस्टम जनरेटेड टेक्स्ट एसएमएस या फिर ईमेल आपको मिलता है विद ई स्टेटमेंट। क्या मिलता है, विद ई स्टेटमेंट, जिसमें लिखा होता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट ऑन दिस डेट ऑन दिस टाइम। ऐसा कुछ लिखा होता है, मतलब कि आपका जो अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट का पैसा क्रेडिट किया गया है इस डेट पे, इस टाइम पे। तो ये एक सिस्टम जनरेटेड ईमेल आपको आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि मैनेजर बैठेगा, 1000 लोग हैं, 1000 लोगों का इंटरेस्ट भी क्रेडिट किया था और 1000 के 1000 लोगों को एक एक करके ईमेल डाल रहा है बैठ के, ईमेल आईडी लिख के। ऐसा नहीं होता। बैंक के पास काफी बड़े बड़े ईमेल सॉफ्टवेयर होते हैं और वो ऑटोमेटेड होते हैं। जैसे ही आपके अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा क्रेडिट हो जाता है तो एक सिस्टम जनरेटेड ईमेल आपको आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो यही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। आपने इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को इंटरचेंज किया। डेटा मेरा फाइनेंशियल भी हो सकता है और इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है। फाइनेंशियल मतलब कि पैसों के बारे में बताया जा सकता है उधर, और इंफॉर्मेटिव जैसे कि नोटिस वगैरह हो गए या फिर आपको चार्जेस, पेनल्टी, फाइन्स ये सब देना है। ठीक है। वो सारी चीजें हो गई। या फिर बैंक आपको अपनी पॉलिसीज के बारे में इन्फॉर्म कर सकती है, वो क्या हो गई, मेरी इंफॉर्मेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज आपको समझ आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट अपने पास क्रेडिट कार्ड है, ये भी तुम खुद पढ़ लेना। और इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कैश, ये भी बहुत ईजी है, तुम आराम से पढ़ पाओगे, कुछ भी ऐसा इसमें खास नहीं है कि जो तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज की डेट में हर एक बच्चा पेटीएम तो यूज करता ही होगा ना, तो उसी से रिलेशन है, तुम देख लेना। ना समझ आए तो भले ही तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना मेरे चैनल पे कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, आप इसकी भी वीडियो एटलीस्ट हमको प्रोवाइड कर दो। ठीक है। फिर उसके बाद एनईएफटी और आरटीजीएस भी बहुत इजी है, ये पढ़ लेना। ना समझ आए तो अगेन यू कैन मैसेज मी कि इसकी भी आप वीडियो बना के दे दो एक डेडिकेटेड, तो मैं बना के दे दूंगी। मेन मुझे लगा कि दो चीजें नई है, वैसे जो पॉइंट ऑफ सेल है वो भी इतना नया नहीं है, बट स्टिल मैंने समझा दिया और ईडीआई आपको समझा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। एंड इसी के साथ
अपना जो है बैंकिंग वाला सेक्शन में सिर्फ बेनिफिट्स टू कस्टमर, ई बैंकिंग के जो कस्टमर के बेनिफिट्स है ये रह जाते हैं, एंड बेनिफिट्स टू बैंक ये रह जाता है। ये बहुत ईजी है, हम इसको डायरेक्टली बुक से ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट्स टू कस्टमर क्या हो गए, वन लाइनर है, बहुत ईजी है, कुछ भी खास नहीं है। तो ई बैंकिंग फैसिलिटेट्स डिजिटल पेमेंट एंड प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रांसपेरेंसी कैसे, अब सारी चीज़ों का आपका लॉग बन रहा है, लॉग मतलब कि ट्रैकिंग की जा रही है कि किस टाइम पे, किस दिन पे, किस इंसान को आपने पेमेंट की है या रिसीव की है पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बढ़ेगी। फर्स्ट ये हो गया। फिर ई बैंकिंग प्रोवाइड्स 24 आवर 365 डेज अ ईयर सर्विस टू द कस्टमर ऑफ द बैंक। ई बैंकिंग जो है हमें हर टाइम एनी वेयर एनी टाइम हर तरीके की सर्विसेज हमको दे देती है, चाहे हॉलीडे हो, नेशनल हॉलीडे हो, बैंक बंद हो चुका हो, कुछ भी हो। बट इफ यू हैव एक्सेस टू ई बैंकिंग नेट बैंकिंग यू कैन log on to your app and avail the services 24/7, राइट। फिर उसके बाद है कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस। कुछ जो ट्रांजेक्शन है वो ऑफिस से कर सकता है अपने, या फिर हाउस से कर सकता है, और वो ट्रैवलिंग करते हुए भी मोबाइल या टेलीफोन से क्या कर सकता है, सर्विसेज को अवेल कर सकता है। ठीक है, it inculcates a sense of financial discipline by recording each and every transaction। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि किस इंसान को किस घड़ी आपने कितनी पेमेंट की, ये सारा जो है ट्रांसपेरेंट होगा और इसका क्या बनता जाएगा, लॉग बनता जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे क्या थे, बेनिफिट्स टू कस्टमर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। पहले उसको लाइन में लगना पड़ता था, गर्मी धूप बारिश कुछ भी होता था उसको जाना पड़ता था बैंक में अगर इम्पोर्टेंट इमरजेंसी कोई काम हो तो। ठीक है, बट अब क्या हो गया, ई बैंकिंग आ चुकी है, आप अपने घर पे बैठ के सारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। तो ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, नॉट लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ द ब्रांच, एंड लेस रिस्क। लेस रिस्क कैसे, मान लो आप बैंक से पैसे ले निकाल के आ रहे थे तो पीछे से आपके जो पैसे चोरी हो गए। ठीक है, एंड ग्रेटर सिक्योरिटी टू द कस्टमर एज दे कैन अवॉइड ट्रैवलिंग विद कैश। वही एग्जांपल दिया है। देन उसके बाद बेनिफिट्स जो बैंक दिया हुआ है, ये हमने कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बेनिफिट पढ़े थे, अब हम बैंक के पर्सपेक्टिव से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट पढ़ते हैं। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक, यानी लॉन्ग टर्म के लिए अब वो क्या कर पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया उनको, अब कस्टमर उनसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए, हर टाइम वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक and is not limited to the number of branches. Any PC connected to a modem and telephone having an internet connection can provide cash withdrawal needs of the customer। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक ब्रांचेस को एक्सेस मिलेगी, अब जो आपके एटीएम्स होते हैं वो भी कनेक्टेड होते हैं बैंक सर्वर से इंटरनेट के थ्रू, तो वहां पे कस्टमर क्या कर सकता है, अपना कैश विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद है load on branch can be considerably reduced by establishing centralized database। अब सेंट्रलाइज डेटाबेस मैंने पिछले सेशन में तुमको बहुत खोद खोद के डीपली डिटेल में बताया था विद पिक्टोरियल फॉर्म। ठीक है, तो सेंट्रलाइज डेटाबेस वही था कि इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में एक डब्बे में है ब्लैक में, जो कि अदर ब्रांचेस के पास भी कस्टमर की सारी डिटेल जा सकती है। अब आप कहीं से भी अपनी जो डिटेल्स है वो एक्सेस कर सकते हो, किसी भी ब्रांच से, आप कहीं भी रह रहे हो। ये मैंने बताया था, याद आ गया होगा। रिड्यूस बाय एस्टेब्लिशिंग सेंट्रलाइज्ड डेटा बैंक बेस एंड बाय टेकिंग ओवर सम ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शन। तो यहाँ पे अपना बेनिफिट्स टू कस्टमर एंड बेनिफिट्स टू बैंक क्या हो जाते हैं, ओवर। और इसी के साथ अपना खत्म हो जाता है बैंकिंग सेगमेंट ऑफ चैप्टर 4, बिजनेस सर्विसेज का जो अपना बैंकिंग वाला सेक्टर था वो खत्म हो जाता है। बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग पढ़ा था, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक पढ़े थे, टाइप्स ऑफ बैंक के बाद हमने पढ़ा था फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कमर्शियल बैंक, और उसके बाद हम ई बैंकिंग पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन लिया ई बैंकिंग को, कुछ भारी भारी टर्म्स को समझा जैसे सेंट्रलाइज डेटाबेस और वेब एनेबल्ड को समझा। फिर उसके बाद अभी हमने बेनिफिट्स टू कस्टमर एंड बेनिफिट्स टू बैंक कवर किया।
नेक्स्ट सेशन से हम इंश्योरेंस सर्विसेज को कवर अप करने वाले हैं, जो कि काफ़ी लंबा जाने वाला है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है, फीचर्स भी है, लिमिट्स भी है, और इसका टाइप ऑफ इंश्योरेंस भी है, उसकी भी बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस वो सब बताया, तो ये लंबा जाएगा। बैंकिंग अपना यहाँ इस सेशन में हो जाता है खत्म। ओवर ओवर ओवर, राइट। हैव अ गुड डे।